टेलकोट पार्सन्स का ना एक फेमस कोट है, फैमिलीज आर फैक्ट्रीज विच प्रोड्यूस ह्यूमन पर्सनैलिटीज। फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं टेलकोट पार्सन्स। वो देखो फैमिली को ना बहुत क्रूशियल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। जैसे कि देखो फैक्ट्री में क्या होता है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आते हैं और वो फैक्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। वैसे ही देखो एक फैमिली में ना न्यू बॉर्न चाइल्ड आता है और वो फैमिली न्यू बॉर्न चाइल्ड को शेप करती है फैमिली इंटरेक्शंस के माध्यम से। फैमिली में रहते रहते बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं और यही चीज़ें उस बच्चे की पर्सनैलिटी बनाते हैं, बच्चे के अंदर वैल्यूज इनकलकेट करते हैं और उसी से बच्चे का जो बिहेवियर है वो शेप होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए एक चाइल्ड है महेश, जो एक फैमिली में ग्रो करता है, ऐसी फैमिली में जहां पे देखो एजुकेशन, हार्डवर्क और एम्पैथी को तवज्जो दी जाती है। इन सब चीज़ों को मतलब गरीब लोगों के साथ में इमोशंस होने चाहिए, इंसान की कदर करो, मेहनत करना जरूरी है, ये सारी वैल्यूज महेश को सिखाई जाएंगी तो महेश बड़ा होकर क्या बनेगा, ज़्यादा संभावना है कि महेश की पर्सनैलिटी में ये सब चीज़ें आएंगी। दूसरी तरफ देखो एक और बच्चा जो ऐसी फैमिली में पलता है जहां पे देखो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, मतलब बच्चे के माता पिता की लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा और बिहेवियर भी उनका काफ़ी रूड रहता है एक दूसरे के प्रति। बच्चा यही सब चीज़ें देखता है दिन रात, तो उसके अंदर भी ना फिर धीरे धीरे ये एग्रेसिव बिहेवियर इनकलकेट होने लगेगा। रिसर्च देखो बताती है कि अगर अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होना, मतलब थोड़ा सा पेरेंट्स का दबदबा हो लेकिन एक डिसिप्लिन हो, मतलब एक बैलेंस हो, एक तरफ डिसिप्लिन और दूसरी तरफ वार्मथ, रिश्ते में गर्माहट हो, तो ना अगर ऐसा रिश्ता है ना बच्चे का पेरेंट्स के साथ में, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, मतलब बच्चे को सिखाया जा रहा है लेकिन डिसिप्लिन और रिलेशन में वार्मथ के बीच में एक बैलेंस है, तो इस रिलेशनशिप से बच्चे में अच्छी मेंटल हेल्थ आउटकम निकल के आ सकती है। लेकिन देखो कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं कि सिर्फ फैमिली एक फैक्टर नहीं है बच्चे के बिहेवियर को शेप करने में, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे स्कूल्स, पीयर्स मतलब दोस्त, मीडिया। जैसे घर में अगर सब कुछ सही है लेकिन बच्चे की स्कूल में बुलिंग हुई है, दोस्त ही ऐसे हैं, तो भी देखो वो बच्चा एग्रेसिवनेस शो कर सकता है, उसका बिहेवियर खराब हो सकता है। आजकल तो वीडियो गेम्स आ गए, वायलेंट वीडियो गेम्स, उससे भी बच्चे का जो नेचर है वो बिगड़ जाता है। तो हम आज के समय में ना ऐसी डाइवर्स सोसाइटी में रह रहे हैं। आजकल तो सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड्स भी काफ़ी हैं, सेम सेक्स कपल्स का चलन वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहा है, मल्टी जनरेशन फैमिलीज अब ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ फैमिलीज का रोल नहीं है जो ह्यूमन पर्सनैलिटीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है। और फैमिली की डेफिनेशन भी आज के समय में काफ़ी गड़बड़ा गई है पहले के अपेक्षाकृत। आज की डेट देखो 13 अप्रैल 2024 है। काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आजकल चल रहे हैं। सबसे पहले ईद मुबारक, ईद तो बीत गई लेकिन मैं कहना भूल गया, नवरात्रि चल रही हैं। नवरात्रि का भी पहला दिन तो बीत चुका है, उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज बैसाखी है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी हैं अलग अलग राज्यों में, सब मुबारक। आज आर्टिकल्स कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे, 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को लेकर आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है। फिर देखो ये हिंदू का आर्टिकल है, रेस्क्यू, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड कैप्चर से संबंधित। और सबसे लास्ट में एक हमारा जो आर्टिकल छूटा हुआ है ना द हिंदू का, क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल, उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। और देखो संडे को मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं प्लान तो कर रहा हूँ, देखो कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं डिस्कस करने लायक जो न्यूज़पेपर में ना आर्टिकल्स में आते नहीं हैं, तो खुद की थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, कई सारे आर्टिकल्स को कंबाइन करके इशू बनता है और वो इशू एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं उनको हम संडे को डिस्कस कर सकते हैं। पिछली बार मैंने बोला था लेकिन हम नहीं कर सके थे डिस्कस, लेकिन इस बार संडे को प्लान करते हैं ऐसे इश्यूज को कवर करने की जो नहीं पूछे गए हैं आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में नहीं आए हैं, बचे हुए इश्यूज काइंड ऑफ। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स से संबंधित है। सिलेबस की बात करें तो आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 1857 की क्रांति के बाद ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ब्रिटिशर्स ने
एक पीनल कॉलोनी के तौर पे इस्टेब्लिश किया। यहां पे एक जेल हुआ करती थी, सेलुलर जेल, जो आज के समय में म्यूजियम है। फ्रीडम फाइटर्स को ना यहां पे सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था और इसे बोला जाता था काला पानी की सजा। वो इसलिए क्योंकि ये जेल बहुत ज्यादा रिमोट है, यहां से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसके बाद क्या हुआ, फरवरी 1942 में जापानीज ने ना कब्जा कर लिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। उस समय जापानीज के साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्ती कर ली थी भारत को आजाद करवाने के लिए। तो 1943 के अंत में पहली बार जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पोर्ट ब्लेयर में पहुंचे और उन्होंने तिरंगा लहराया, तो देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पहला इंडिया का पार्ट बना जिसको आजादी मिली। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ज्यादा समय तक आजाद नहीं रह सके, क्योंकि बाद में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में हार गया और सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स के सामने। तो ब्रिटिशर्स ने ना रीऑक्यूपाई कर लिया इन आइलैंड्स को 1945 में। बाद में जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो इन आइलैंड्स का जो भविष्य था वो अधर में था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना ब्रिटिशर्स का लालच जा नहीं रहा था। जो ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ थे ना, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री एटली को बोला, सर जी हम ये जो आइलैंड्स हैं ये रख लेते हैं, ये बहुत काम के आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, और इसलिए हम ये नहीं लौटाते हैं इंडिया को। लेकिन देखो उस समय ना पार्टीशन की बात चल रही थी और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी पार्टीशन के लिए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस मान गई पार्टीशन को, तो ना ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ना एटली, वो खुश हो गए। अरे छोड़ो ना यार, दे देते हैं इनको ये आइलैंड्स, वैसे वो पार्टीशन के लिए मान गए हैं और हम यहां से चलते हैं, आइलैंड्स दे दुआ देते हैं इनको। तो इस वजह से ये आइलैंड्स भारत के पास आ गए। 1962 में ना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नजदीक चाइनीज सबमरीन देखी गई थी। तो इंडियन नेवी ने अलार्म रेज किया कि देखो ये तो चाइना की कुछ छुपी हुई मंशा हो सकती है। तो सरकार जागी, सरकार ने 150 सेलर्स का एक नेवल गैरिसन यहां पे इस्टेब्लिश किया ताकि डिफेंड किया जा सके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को युद्ध की सूरत में। मतलब थोड़ा सा भी कोई अटैक होता है तो उस समय डिफेंड किया जा सके। फिर देखो 65 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, इंडोनेशिया भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। तो उस समय ना पाकिस्तान ने अपने एयर मार्शल असगर खान को दूत के रूप में भेजा था इंडोनेशिया में मुस्लिम कंट्री मदद मांगने के लिए। तो उस समय ना इंडोनेशिया के जो नेवी चीफ थे ना, उन्होंने पाकिस्तान के एयर मार्शल को एक बात बोली, क्या आप ये चाहते हो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे कब्जा कर लें? उन्होंने बोला देखो ये आइलैंड्स ना ट्रेडिशनली सुमात्रा आइलैंड्स का ही एक्सटेंशन है, इंडियंस का इन आइलैंड से कोई लेना देना है नहीं। तो इंडोनेशिया ने प्लान बनाया था इन आइलैंड्स पे कब्जा करने के लिए 1965 में। लेकिन देखो इससे पहले वो प्लान को एग्जीक्यूट करते पाकिस्तान युद्ध हार चुका था। तो इंडोनेशिया वाले भी सोच रहे होंगे अरे भाई थोड़ा तो टिकते यार। खैर कहानी में आगे चलते हैं। फिर आया 1976 में ना अंडमान एंड निकोबार नेवल गैरिसन को आर्मी ट्रूप से सप्लीमेंट कर दिया गया। पहले सिर्फ सेलर्स थे नेवी के, उसके बाद आर्मी ट्रूप्स भी आ गए और यहां पे ना किलेबंदी हो गई। किलेबंदी में थोड़ा ज़्यादा फोर्सेस होती हैं, सिक्योरिटी की ज़्यादा लेयर्स होती हैं, मतलब सिक्योरिटी अपग्रेड कर दी गई, आप सिंपल भाषा में समझो तो। फिर देखो 1999 में कारगिल वार हुआ और कारगिल वार के खत्म होने के बाद सिक्योरिटी समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ना अंडमान एंड निकोबार कमांड को इस्टेब्लिश किया गया पोर्ट ब्लेयर में। ये इंडिया का फर्स्ट जॉइंट या फिर यूं कहें यूनिफाइड ऑपरेशनल कमांड था। जॉइंट कमांड इसलिए क्योंकि ना इस जॉइंट कमांड में तीनों आर्म्ड फोर्सेस के जवान थे, आर्मी के, नेवी के और एयर फोर्स के। इवन कोस्ट गार्ड से भी रिप्रेजेंटेशन है इस जॉइंट कमांड में। अगर यूपीएससी पूछ ले इंडिया की फर्स्ट जॉइंट कमांड तो आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार कमांड।
लास्ट 23 ईयर्स में ये जो जॉइंट कमांड है बढ़िया से काम कर रही है, सक्सेसफुली इंडिया को डिफेंड कर रही है। अक्सर देखो ये क्रिटिसिज्म होता है इंडिया की मिलिट्री का कि जॉइंटनेस का अभाव है, लेकिन देखो अगर अंडमान एंड निकोबार कमांड जॉइंटनेस के साथ काम कर सकती हैं तो दूसरी जगह जॉइंट कमांड्स क्यों नहीं इस्टेब्लिश की जा सकती, ये क्वेश्चन राइटर रेज करते हैं। अब देखो यहां पे ना आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ना, म्यांमार की टेरिटरी से सिर्फ 22 मील की दूरी पर है। मतलब सब्जी खत्म हो जाए तो म्यांमार जाके भी ला सकते हैं। और इंदिरा पॉइंट जो है, ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, निकोबार आइलैंड में है मेनली। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इंडोनेशिया के इसे प्रोविंस से 90 मील की दूरी पर है और थाईलैंड से 270 मील की दूरी पर है। और जबकि देखो पोर्ट ब्लेयर जो है, जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, वो चेन्नई से 850 मील की दूरी पर है और कोलकाता से भी इतनी ही दूरी पर है। कितना नजदीक है दूसरे देशों के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वैसे देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ना एरिया बहुत छोटा है, सिर्फ 8300 स्क्वायर किलोमीटर का। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से ना हमें एक जबरदस्त जो फायदा होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का होता है। किसी भी देश के कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक के दूर का जो एरिया होता है ना, वो उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और इस 200 नॉटिकल माइल के एरिया में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उन पर उसी देश का हक होता है। मैरीटाइम डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी EEZ बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ने ना हमको इतना सारा EEZ दिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया, ये जबरदस्त इंडिया के लिए फायदा साबित हुआ। लेकिन देखो खतरा भी है। यहां पे ना 836 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें से लोग तो सिर्फ 31 आइलैंड्स पर रहते हैं, बाकियों पर नहीं रहते हैं। जैसे 1999 में चोरी छुपे आतंकवादी आए और कारगिल में हाइट्स पे कब्जा कर लिया, तो यहां भी खतरा तो है। जहां पे लोग नहीं रहते, हो सकता है कुछ आइलैंड्स पे स्टेट या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स कब्जा कर लें। तो ना हमारी फोर्सेस को यहां पे हमेशा सचेत रहने की आवश्यकता होती है। अंडमान एंड निकोबार कमांड को ना यहां पे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस होनी चाहिए, कहां पे कौन सा आइलैंड, रास्ता क्या, कैसे आइलैंड पे सिचुएशन कैसे है, और इसके लिए रडार, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, ड्रोन, इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना जरूरी है। और यहाँ पे देखो अक्सर चाइना के वारशिप्स, सबमरीन्स, रिसर्च या फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग वेसल्स ये देखने को मिलते हैं। इससे पता लगता है कि चाइना की ना यहाँ पे लगातार नेवल प्रेजेंस रहती है। इंक्लूडिंग देखो चाइना की जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है ना, वो भी घूमती रहती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास। इसलिए इंडियन नेवी को भी चाहिए यहां पे एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी डेवलप की जाए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, ताकि चाइना की सबमरीन आती है तो उससे डिफेंड किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखो एक चीज है, यहां पे आपको पता है हौथी रिबल्स काफी एक्टिव रहे हैं पिछले कुछ समय में, बहुत सारे शिप्स को उन्होंने टारगेट किया है। इससे देखो एक चीज साबित होती है, ये स्ट्रेट्स जो है ना, जैसे ये स्ट्रेट है यहाँ पे बाब अल मंडाब स्ट्रेट, इन चोक पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास भी एक चोक पॉइंट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, अक्सर जिसकी हम बात करते हैं मलक्का स्ट्रेट। यहां से चाइना के शिप्स होके गुजरते हैं। वर्ल्ड ट्रेड का 30% ट्रेड इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। हर साल 90,000 शिप्स यहां से गुजरते हैं। और ये जो स्ट्रेट है ना, बल्कि देखो निकोबार आइलैंड्स के तो बिल्कुल नजदीक है। इसीलिए चाइना डरता है थोड़ा। एक बार ना चाइना के राष्ट्रपति, नाम क्या है, नाम तो नहीं दिया होगा, हाँ, हू जिनताओ, 2003 में ना चाइना के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को इस मलक्का डायलेमा के बारे में कहा था कि हमें डर है कहीं युद्ध की सिचुएशन में ये इस पॉइंट को चोक ना कर दिया जाए हमारे दुश्मनों के द्वारा, और जिससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तो इसी डायलेमा को एड्रेस करने के लिए नए नए रूट चाइना खोजता रहता है
कि इस रूट को चोक कर दिया गया तो फिर सामान कहाँ से ले जाया जाएगा। हालांकि एक आर्टिकल हमने ऐसा भी डिस्कस किया था जिसमें कहा गया था कि इंडिया के लिए आसान नहीं है मलक्का स्ट्रेट पे कब्जा करना। कुल मिला के देखो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं यहाँ पे इंडिया को अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिल के जॉइंट ऑपरेशन चला सकता है, जैसे डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल एड, पायरेसी को काउंटर करना, ह्यूमन स्मगलिंग, सबमरीन रिसर्च। इंडिया का जो विजन है कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस रहनी चाहिए, कोई देश अपनी एग्रेसिवनेस ना शो करे जैसे चाइना, तो उन सब चीज़ों को अगर देखें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल था। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू से संबंधित है। देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जब देखो हम बात करते हैं रेस्क्यू का क्या मतलब होता है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू, अक्सर हम देखते हैं कि कोई लियोपर्ड है, तेंदुआ है, कुएं में गिर गया, अब उसे बाहर निकालना। हाथी है, एक बड़े से इरिगेशन टैंक में फंस गया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई तेंदुआ है, कुएं में गिर गया, अब बेचारा बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसे बचाया जाता है। हाथी है, किसी गड्ढे में या फिर इरिगेशन टैंक में गिर गया तो उसको वहां से निकालना, ये क्या है, ये रेस्क्यू के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन देखो अक्सर पता क्या देखने को मिलता है, जब कोई तेंदुआ अपने हैबिटेट को छोड़ के ह्यूमन सेटलमेंट में आ जाता है, अब वहां पे फिर आप देखते हो कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कई बार तो तेंदुए को मारा जाता है और उस समय ना फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज आती हैं, इमोबिलाइज किया जाता है उस तेंदुए को और वहां से निकाल के दोबारा से जंगल में छोड़ दिया जाता है। राइटर कहते हैं क्या इसको रेस्क्यू बोला जाएगा? आप बताओ, इसको रेस्क्यू बोला जाएगा? राइटर कहते हैं नहीं, इसको रेस्क्यू नहीं बोला जाएगा, इसको कैप्चर बोला जाएगा। रेस्क्यू और कैप्चर में फर्क है। होता क्या है, जैसे एलिफेंट का एग्जांपल दिया जाता है। एक एलिफेंट जो कॉफी प्लांटेशन में आ गया, अब कॉफी प्लांटेशन में उसने नुकसान पहुंचाया एलिफेंट ने फसलों को, तो ना वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज ने उस एलिफेंट को पकड़ा और 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया जंगल में। फिर वो एक पड़ोसी राज्य में चला गया जहां पे फिर से उसको रेस्क्यू किया गया और उसकी डेथ हो गई। सितंबर 2023 का एक और एग्जाम्पल है, लियोपर्ड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में, उसको रेस्क्यू किया गया था एक खेत में, लेकिन बाद में अननोन सर्कमस्टांसिस में उस लियोपर्ड की डेथ हो गई। जानते हो ऐसा क्यों होता है? सांप तो अक्सर घरों में मिल जाता है। राइटर कहते हैं जैसे ही देखो ह्यूमन सेटलमेंट में कोई एनिमल दिखता है ना, तो उसको ना पकड़ने की कोशिश की जाती है ताकि उसको जंगल में छोड़ा जा सके, लेकिन पकड़ने की प्रक्रिया में ना अक्सर उसको चोट पहुंचती है, इंजरी हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रामा फेस करता है वो एनिमल, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको ना ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है, ऐसे लैंडस्केप में छोड़ दिया जाता है पकड़ के, जिसको वो बिल्कुल जानता ही नहीं है। मतलब उसको ऐसी जगह छोड़ दिया जो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है जैसे सांप वगैरह को पकड़ते हैं ना, तो वो जो इंस्टाग्रामर्स हैं, रील बनाने वाले हैं, वो उसको एज ए प्रोप इस्तेमाल करते हैं रील बनाने के लिए, सांप को या फिर दूसरे एनिमल को, ताकि व्यूज ज्यादा आ सकें। तो ऐसी प्रक्रिया में एनिमल के साथ बहुत बुरा होता है और मेंटल सिचुएशन उसकी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती होगी, जिसकी वजह से बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में एनिमल को रेस्क्यू करना, पकड़ना, वो तो देखो फायदे के बजाय ना नुकसान पहुंचाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की साफ साफ गाइडलाइन है, लियोपर्ड और ह्यूमन बींग्स के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो जब आवश्यकता पड़े तभी आप लियोपर्ड को कैप्चर करो, अदरवाइज नहीं। इवन एलिफेंट के संदर्भ में भी यही बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ने
कि जब देखो लास्ट रिसोर्ट हो ना, कोई और चारा बचे ही ना, सिर्फ तभी आप उस एनिमल को कैप्चर करो, अदरवाइज आप मत करो। तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन देखो यहां पे ना प्रोएक्टिव है, मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स उठाओ कि जो एनिमल है वो नजदीक ही ना आ सके। जैसे देखो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अगर बहुत सारे एनिमल्स पे तो आपको पता है रेडियो कॉलर लगा होता है, तो पहले से सचेत कर दिया जाए गांव वालों को कि देखो यहां पे ये आ सकता है और आप ज्यादा हल्ला मत मचाइएगा, हम कैसे ना कैसे करके उसको वापस भेज देंगे। या फिर देखो फेंसिंग है, फेंसिंग लगा दिया जाए ताकि वो ह्यूमन सेटलमेंट में ना आ सके एनिमल। बेटर लाइटिंग है, कई बार भटक के आ जाते हैं एनिमल्स, गांव वालों को एजुकेट करना। अगर आ भी जाता है तेंदुआ या कोई दूसरा एनिमल तो बेटर ढंग से उस सिचुएशन को टैकल करना, ये सब स्टेप्स लिए जाने चाहिए, तभी देखो उसका रेस्क्यू पॉसिबल हो जाएगा। अदरवाइज तो जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं ना, वो रेस्क्यू बिल्कुल भी नहीं होता, वो एक प्रकार से कैप्चर होता है और बाद में डेथ हो जाती है उस एनिमल की। राइटर कहते हैं ये प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना देखो आसान नहीं है, इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा विल पावर चाहिए, ज्यादा रिसर्च चाहिए। लेकिन देखो जितना हक ह्यूमन बींग्स का है इस धरती पे, जाहिर तौर पे उतना हक एनिमल्स का भी है। तो हमें को एग्जिस्टेंस को अब स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन फिलहाल के लिए कुछ साल और बढ़ेगी, तो ये तो देखो होना लाजमी है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में कंफ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेंगे, तो कैसे को एग्जिस्ट किया जाए उस पर अब सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एक पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, देखो मान लीजिए इस गांव में आ गया, ये जंगल है, ये जंगल का एरिया है और ये गांव का एरिया विलेज है। इस जंगल से विलेज में आ गया लियोपर्ड, उसको पकड़ा और उसको भेज दिया गया किसी दूसरे जंगल में। राइटर कहते हैं एक तो देखो जिस जंगल से वो गया, अब वहां पे इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, फूड चेन बिगड़ जाएगी, ऐसा हो सकता है। और दूसरा, जिस जंगल में उसे भेजा जाएगा वहां पे हो सकता है स्टेबिलिटी हो, अब लियोपर्ड को वहां पे भेज दिया गया, वहां पे कुछ इकोसिस्टम बिगड़ जाए, तो स्टेबिलिटी क्यों बिगाड़े ह्यूमन बीइंग? ये पूरा इशू है। राइटर मेनली फोकस करते हैं रेस्क्यू और कैप्चर में फर्क है। चलते हैं इसके बाद देखो एक आर्टिकल जो हमारा डिस्कस होना बाकी रह गया था, क्लाइमेट क्राइसिस इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इंपैक्ट है ना, सब पर इक्वल नहीं पड़ते। ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है महिलाओं को और लड़कियों को। अभी तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया कि राइट टू फ्री फ्रॉम नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये एक फंडामेंटल राइट है। हम अब डिस्कस करते हैं कैसे अलग अलग डायमेंशंस में क्लाइमेट चेंज का महिलाओं पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हेल्थ की डायमेंशन डिस्कस कीजिए। अब देखो क्लाइमेट चेंज से नए नए तरह के डिजीज फैलते हैं। प्राइमरी केयर गिवर कौन है? महिलाएं हैं। अब पेट्रियार्कल समाज है तो प्राइमरी केयर गिवर महिलाएं ही हैं। बच्चों का और एल्डर्स का ख्याल कौन रखती हैं? महिलाएं। तो उन पर बर्डन और बढ़ेगा। और दूसरा देखो, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज़्यादा रिस्क में आ जाएंगी क्लाइमेट चेंज से बढ़ते डिजीज के कारण। दूसरा पॉइंट आप एजुकेशन के डायमेंशन में देखिए। अब देखो किसी एरिया में कोई फ्लड आ जाती है, कोई दूसरे प्रकार का डिजास्टर आ जाता है, तो ऐसी सूरत में स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं, स्कूल डिसरप्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ज़्यादा संभावना यही है कि फिर लड़कियों को वापस स्कूल में भेजा ही ना जाए। तो ऐसी सिचुएशन में लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा होता है। समझ गए? फिर डायमेंशन आते हैं वाटर एंड सैनिटेशन का। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना पानी की कमी हो गई, मान लीजिए सूखा आ गया, बार बार किसी एरिया में पानी की कमी हो गई। और ट्रेडिशनल समाज में, कंजर्वेटिव समाज में पानी को इकट्ठा करना, पानी को लाना किसकी जिम्मेदारी? महिलाओं की। मतलब उन पर बर्डन ज़्यादा। नेक्स्ट डायमेंशन देखो, अक्सर कुछ देशों में ऐसा देखा गया है, जैसे खास करके बांग्लादेश में, इथोपिया में, कीनिया में। अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर आ रही हैं, फ्लड आ गई, साइक्लोन आ गया, तो ऐसी सूरत में ना लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है क्योंकि पैसों की कमी हो गई। तो कई बार फंड्स के लिए भी लड़कियों की शादी कर दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि डिजास्टर की वजह से
गरीबी ज़्यादा आ गई तो लड़कियों को बोल दिया गया कि आप स्कूल छोड़ दो, काम कर दो, डोमेस्टिक वर्क स्टार्ट कर दो ताकि घर में कुछ हेल्प हो सके। फिर राइटर एक और डायमेंशन देते हैं। अब जैसे क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गया है, सूखा आता है तो लगातार 2-2, 3-3 साल सूखा, बारिश आती है तो फसलें बर्बाद हो गई सब, तो ना माइग्रेशन बढ़ जाता है ऐसी सूरत में। अब मैन जो है गांव से शहर जाता है काम करने के लिए, माइग्रेशन बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो पीछे से महिलाओं पे जो बर्डन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो कहीं कहीं टूरिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और टूरिज्म से ना इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारी जॉब जनरेट होती हैं और महिलाओं को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन अब टूरिज्म डिसरप्ट हो गया किसी जगह पे तो जॉब्स बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई, तो नुकसान किसको होगा? ज़्यादा महिलाओं को होगा। समझ गए? ऐसे देखो डायमेंशंस आप और भी सोच सकते हो, बहुत सारी डायमेंशन इसमें बन सकती है। आपके ध्यान में कुछ आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्दर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? स्टेप्स देखो कॉमन हैं, जैसे अलग अलग डायमेंशन में महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे और ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता है, लोकल सॉल्यूशंस पे ध्यान दिया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू, और इसके अलावा प्रोलोंग्ड जो हीट वेव है उसके इम्पैक्ट को कम किया जाए। मतलब ऐसे ऐसे कॉमन सॉल्यूशंस हैं। अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए हीट को कम करने के लिए। डिजास्टर से निपटने के लिए तैयारी और ज़्यादा होनी चाहिए। है ऑलरेडी मतलब बॉडीज़ हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से निपटने के लिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ कॉमन पॉइंट्स हैं। तो ये आर्टिकल है, लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मेनली देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो यूपीएससी ने 2017 में पूछा था, और एक क्वेश्चन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं pwonlyas.com पे जाके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल फिर से मिलेंगे, संडे को कुछ बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।